हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली कक्षा में हम न्यूटन्स के इस लॉ की बात कर रहे थे कि न्यूटन्स ने मोशंस को लेकर अपने क्या नियम दिए। इसके अंदर हमने पहले नियम को लेकर काफ़ी विस्तार से चर्चा करी और पहले नियम को हम इनर्शिया का कानून भी बोलते हैं और गैलीलियो का कानून भी बोलते हैं। और उसके अंदर हमने जाना कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया के दो प्रकार होते हैं, एक विश्राम का इनर्शिया, दूसरा गति का इनर्शिया। और साथ में इनर्शिया से जुड़े हुए हमने जो उदाहरण है उनको भी समझा। अब उसके बाद इनर्शिया से दो चीजें निकल कर आई, एक बल और दूसरा खुद इनर्शिया। पहले जो कानून है, जो पहला नियम है, उससे तो हमने इनर्शिया को भी समझा और बल को भी समझा और यह देखा कि जो न्यूटन का जो दूसरा कानून है, जो या दूसरा नियम है, सिद्धांत है, वह किसकी परिभाषा देता है? वह बल की परिभाषा देता है। लेकिन अब हम बात करते हैं बल के बारे में और थोड़ा विस्तार से बात करते हैं कि इसको कितने तरीके के बल होते हैं और हमारे नेचर प्रकृति में कितने तरीके के बल को हम महसूस कर पाते हैं। तो अब जो हम बात करेंगे वो हम थोड़ी सी बल को लेकर बात करेंगे, फिर उसके बाद हम तीसरे कानून या तीसरे सिद्धांत की बात करेंगे, न्यूटन की। अगर मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बताया था जो बल होता है यानी जो फोर्स होता है उसकी एसआई यूनिट न्यूटन होती है और सीजीएस में उसे हम डायन बोलते हैं, डायन। वहीं अगर मैं ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स यानी सीजीएस प्रणाली में गुरुत्वाकर्षण की इकाई का ग्राम वजन या ग्राम बल के इस प्रकार है, 1 ग्राम वाट या 1 ग्राम बल किसके कितना होगा? 980 डायन। तो ये आप थोड़ा याद रखेंगे, ये फैक्ट है जिनको आपको याद रखना है। अब बात आती है मोमेंटम की कि मोमेंटम होता क्या है। देखिए, एक शरीर का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग की उत्पाद होता है। यानी कोई भी शरीर है उसमें संवेग कैसे आएगा? उसका जो द्रव्यमान है और उसका जो वेग है यानी वेलोसिटी, इनका उत्पाद होता है। यानी इनके गुणा से हमें मोमेंटम मिलता है। तो देखिए, वेलोसिटी कैसा है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर मात्रा है। तो उसके साथ साथ मोमेंटम भी एक वेक्टर मात्रा है। तो जो भी वेक्टर मात्रा है मैंने आपको बताया, उनके ऊपर आप ये एरो का जो निशान है, जो एरो का चिन्ह है, आप वो लगाएंगे। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हुआ? mv। क्या यहां तक आपको बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। यह एक सदिश राशि यानी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर मात्रा है। इसकी दिशा, अब देखिए, अब कोई भी वेक्टर होता है, मैंने आपको बताया वेक्टर के पास क्या दो चीजें होती है, जल्दी आप बताइए सोच के। एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है डायरेक्शन। यानी दिशा और मैग्नीट्यूड उसका जो है, उसके पास दो चीजें होती हैं। अब ये जो दिशा है, मोमेंटम को कहां से मिलेगी? देखिए, मोमेंटम जो है, संवेग जो है, वो द्रव्यमान और वेग से बना है। तो इन दोनों में से दिशा किसके पास होती है? वेग के पास। तो जो वेग की दिशा होगी वही संवेग यानी मोमेंटम की दिशा होगी। तो इसकी दिशा शरीर की गति की दिशा के समान होती है। संवेग की ऐसा यूनिट, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? ये वजन का क्या होता है? द्रव्यमान का किलोग्राम। और वेलोसिटी, वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? सीजीएस में इसे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड बोल सकते हैं। और संवेग का परिवर्तन, अगर संवेग को अगर हम समय के साथ गुणा कर दें तो इसका परिवर्तन दर क्या होगा? संवेग का बल। समझिए इसको ऐसे, यानी संवेग टी टाइम में, टी समय में परिवर्तित हो रहा है, टी समय में ये भी परिवर्तित होगा। मास में तो कोई फर्क ही नहीं आता, मास ना कम होगा ना ज्यादा होगा, लेकिन ये जो वेग है ये बदलेगा। और ये वेग अगर टी समय में बदलता है तो तुरंत यानी एक्सेलरेशन बन जाता है। और ये क्या है? बल। तो यानी संवेग के परिवर्तन दर को हम क्या बोलते हैं? बल। बहुत अच्छी बात है, इसको आप समझ लीजिए। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ एफ पी, और क्या हो जाएगा? आगे बढ़ते हैं।
संवेग। अब आ गया इम्पल्स। देखिए इम्पल्स क्या है, इसको थोड़ा सा आप समझिए। वह बल जो शरीरों पर कम समय के लिए कार्य करता है। देखिए बहुत छोटा फोर्स होता है इम्पल्स, उन्हें आवेगी आवेगी बल कहा जाता है, यानी इम्पल्सिव। इसको हम बोलते हैं आवेगी बल, संवेग नहीं होगा, ये आवेगी बल होगा। उदाहरण के तौर पे बैट से बॉल को मारने में, देखिए अब ये क्या है, ये बैट है, और यहाँ पर बॉल आई और ये बॉल तुरंत चली गई, तो इस बॉल की गति में भी बदलाव हो गया और इसकी दिशा में भी बदलाव हो गया। यही एक कील है, इसको हथौड़े से मारा जा रहा है, ये जो हथौड़ा है इससे इसको मारा जा रहा है, तो इससे ये क्या होगी, दीवार में अंदर घुस रही है। एक गन है, गन हो गया और इसमें से आपने गोली चलाई, ये भी इम्पल्स है। तो जो बहुत थोड़े से समय के लिए एक बहुत अधिक बल लगता है उसको हम बोलते हैं इम्पल्स। देखा होगा किसी को बोलते हैं ये बड़ा आवेगी बालक है, इम्पल्सिव बालक है, यानी ये बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है। तो इम्पल्स क्या होता है, बहुत छोटे से समय के लिए बल जब किसी बॉडी पर लगता है तो उसे हम इम्पल्स बोलते हैं। जैसे कि बैट से बॉल को मारना, एक हथौड़ी के साथ लकड़ी के ब्लॉक में कील को अंदर घुसाना या उसको ठोकना, बंदूक चलाने में आदि, ये सब इम्पल्स है। एक आवेगी बल स्थिर नहीं रहता, तो जो इम्पल्सिव फोर्स होता है ये स्थिर नहीं रहता, बल्कि शून्य से अधिकतम और फिर अधिकतम से शून्य में बदल देता है। समझिए, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, विश्राम पे है, उस पे इम्पल्स लगा तो वो एकदम अपने जो है अधिकतम गति पर चली जाती है। यदि कोई अधिकतम गति से आ रही है उस पे विरोधी बल लग गया तो वो उसको एकदम शून्य पे रोक देगा। इसलिए आवेगी बल का मान आसानी से मापा संभव नहीं है, क्योंकि यह समय के साथ बदलता है। ऐसे मामलों में हम बल को कुल प्रभाव मापते हैं, जिसे आवेग कहा जाता है। तो क्या कहते हैं हम उसे, आवेग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इम्पल्स क्या हो गया, जो बल है वो थोड़े से समय के लिए लगता है, तो ये इम्पल्स का माप है, आप इसे याद रखेंगे। एवरेज फोर्स और जो थोड़े समय के लिए लगेगा, यानी कैसे, देखिए m इंटू ए, अगर मैं इसकी t से गुणा कर दूं तो जरा ध्यान से देखिए, a का मतलब क्या होता है, v इंटू टी गुणा t से t कटा, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, ध्यान से देखेंगे, ये मेरा मोमेंटम है। पर इसमें बदलाव आ जाता है, ये मोमेंटम बदलता है, यानी पुराना मोमेंटम माइनस नया मोमेंटम, है ना। इम्पल्स एक लार्ज फोर्स है जो थोड़े से समय के लिए लगा है। आगे बढ़ते हैं। इसलिए बल का इम्पल्स जो प्रभाव के दौरान औसत बल और प्रभाव अंतिम होने तक समय का उत्पाद होता है, इसे प्रभाव के दौरान उत्पन्न हुए कुल रेखीय संवेग में परिवर्तन में मापा जाता है। यानी इम्पल्स क्या होता है, ये जो है प्रोडक्ट होगा एवरेज फोर्स का, है ना, औसतन बल का, और जो उस समय के लिए लगा है, जब तक उस बॉडी पे वह फोर्स लगा है, कितने समय तक के लिए लगा है उससे हम मापते हैं। या फिर जो हमारा मोमेंटम है ना, रेखीय संवेग है, उसमें के परिवर्तन में मापा जाएगा। यानी पहला रेखीय क्या था और बाद का क्या था, उन दोनों का परिवर्तन हम लिख लें, उन दोनों का डिफरेंस, उन दोनों का अंतर हम ले लें, तो हम जो है इम्पल्स माप सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बल का आवेग सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य होता है। यह इस पर निर्भर करता है कि शरीर का संवेग बल का प्रभाव में पड़ता है, घटता है या अपरिवर्तित रहता है। तो ये चीज मैंने आपको अभी समझाई कि अगर देखिए बॉडी पहले से ही जीरो पे है, उस पर एक बहुत अधिक बल लगा समय के लिए, तो वो अधिकतम गति पे चली गई, तो ये सकारात्मक है। कोई बॉडी क्या है, चल रही थी समान गति से, लेकिन उस पर विपरीत दिशा में बल लग गया और वह उसकी गति घट गई, तो ये क्या हो गया, ये नकारात्मक हो गया। और कोई बॉडी
चले आ रही थी और उसको एकदम आपने रोक दिया, ये शून्य हो गया। तो ये शरीर के ऊपर निर्भर करता है कि वह उसको किस तरीके से उसमें बदलाव लेके आ रहा है। इम्पल्स एक सदिश राशि है, यानी इसकी बात करें, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों मैंने आपको बताया वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि ये जो अंतर है, ये आप संवेग का ही अंतर की बात कर रहे हो, और संवेग जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर मात्रा होता है। तो जरा ध्यान से देखिए ये बात, अगर आप वेक्टर में वेक्टर को जोड़ोगे तो आपको वेक्टर ही मिलेगा। अगर आप वेक्टर मात्रा में वेक्टर मात्रा को घटाओगे तो भी आपको वेक्टर मिलेगा, है ना? तो आप क्या कर रहे थे, आप इम्पल्स, है ना? अब इम्पल्स में क्या करते हैं आप, संवेग, जो आखिरी संवेग है उसको पहले संवेग से भाग कर रहे थे, इसलिए इम्पल्स भी वेक्टर ही होगा। समझ में आया कैसे? और ये मैंने पता करा, इसका जो है एम वी होता है, जो वी होता है, जो वेग होता है, ये क्या होता है, ये वेक्टर होता है। यहां तक आपको समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। इम्पल्स की ऐसा इकाई क्या होती है? बिल्कुल चाहिए जो उसकी होगी। किसकी है ये? मोमेंटम और इम्पल्स की ऐसा इकाई एक समान होती है, और ये इसका हो गया एस आई। और मैं सीजीएस की बात करूं, ये क्या हो जाएगा, ग्राम में सेंटीमीटर होता है सीजीएस में पर सेकेंड। एक परिवर्तनशील बल को इम्पल्स समय अक्ष और बल वर्क द्वारा घेरे गए क्षेत्र के बराबर होता है। जैसे ये पे दिया गया, ये एक छोटा सा फोर्स था, ये यहाँ से देखिए, ये समय है और ये बल है। तो समय बल लगना शुरू हुआ जीरो से, शून्य से, और एकदम लग के खत्म हो गया, यानी बहुत थोड़े से समय के लिए लगा। तो इसी को हम बोलते हैं इम्पल्स। जो इसका जो ये एरिया है, क्षेत्रफल है, यही हमारा इम्पल्स है। क्योंकि यह क्षेत्रफल आपने कैसे लगाया, देखिए इधर क्या है, फोर्स, बल, और इधर क्या है, समय, बल और समय, और आप इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये आपका क्या निकल जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इम्पल्स के उदाहरण समझ लीजिए। क्या उदाहरण है? पहला, क्रिकेट खिलाड़ी एक क्रिकेट बॉल को पकड़ते समय अपने हाथों को नीचे करता है। अभी इसको मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए, बॉल आपकी आई और आपने पकड़ा, तो क्या होता है कि बॉल में ना एक फोर्स होता है, क्योंकि अब बॉल मोशन में है, इनर्शिया है, तो उसके अंदर मोमेंटम है, क्योंकि बॉल का अपना वजन है और उसके अंदर अपना वेग है। और जब वो आप एकदम उसको रोक दोगे तो तुरंत आपके हाथ पे आएगा, और आपने उसको क्या करते हैं, ब्रेक कर दिया, तो आपका हाथ चोटिल हो सकता है। तो आप क्या करते हो, बॉल के साथ अपने हाथ को पीछे लेके जाते हो, यानी उसका जो इम्पल्स आपका जो लग रहा है, यानी तेज इम्पल्स को आपने धीरे कर दिया। इससे क्या होगा कि रोकने का अधिक समय लगा दिया, यानी जो इम्पल्स था उसका आपने कम कर दिया, इम्पल्स को आपने घटा दिया, क्योंकि उस आपने समय ज़्यादा कर दिया। तो एक खिलाड़ी ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह अपने हाथों को बॉल को रोकने के लिए अधिक समय देता है, जिससे जो फोर्स लगता है, जो बल लगता है, वो कम लगे। जब कोई व्यक्ति एक निश्चित ऊंचाई से सीमेंट से बने फर्श पर गिरता है तो फर्श समायोजित नहीं होता। तो देखिए क्या होता है कि एक कीचड़ में गिरना और एक फर्श पे गिरना, आप चोटिल कहाँ हो सकते हो, आप मुझे यह बताइए। आप फर्श पे चोटिल हो सकते हो, कैसे? क्योंकि फर्श क्या है, एक ठोस सतह है, और आपने गिरे एकदम, तो अब क्या होगा कि फर्श आपको तुरंत रोक देगा। तो अब ये क्या है, ये गतिरोधक इम्पल्स है, तो ये आपकी गति को एकदम रोक देगा, जिसकी वजह से आपको चोटिल हो जाएगी। और जैसे अगर आप कोई भारी पत्थर रखोगे, फर्श टूट जाता है, वहीं मिट्टी पे गिरोगे, मिट्टी नहीं टूटेगी, क्योंकि मिट्टी क्या करती है, उसको सोख लेती है, उस बल को। कीचड़ में आप गिरिए,
कीचड़ क्या करेगी, कीचड़ में जब आप गिरेंगे ना तो आपको चोट नहीं लगेगी, क्योंकि आप गिरे तो कीचड़ एकदम सिकुड़ लेगी, आपको अंदर खींच लेगी, जिससे क्या होगा, आपका जो बल है उसको रोकने में धीरे, उसका जो इनर्शिया है उसको रोकने में समय लगेगा। रेखीय संवेग में कुल परिवर्तन एक छोटे संयंत्र के उत्पन्न होता है। इसीलिए जो हमारा फ्लोर है, जो फर्श है, वह बहुत बड़ा जो बल है उत्पन्न करता है, जिससे चोटिल होने का खतरा होता है। इसके कारण एक व्यक्ति को अधिक चोट लगती है। दूसरी ओर जब एक व्यक्ति रेत के ढेर पे गिरता है तो रेत समय लेता है ना, समय लेगा रोकने के लिए। समान रेखिक संवेग यानी लीनियर मोमेंटम बहुत अधिक समय लगाता है। जब बहुत अधिक समय लगाएगा तो वह कम होता जाएगा, है ना। कैसे, समझिए। मोमेंटम क्या है? वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? d/t। अगर ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, अगर ये कम हो रहा है तो ये बढ़ रहा है। तो अधिक समय लगेगा तो जो v की मात्रा है वो कम होती जाएगी और ये कम होता जाएगा। इसीलिए रेत के ढेर पर व्यक्ति पर लगाया गया औसत बल बहुत छोटा होता है और इसलिए व्यक्ति को चोट नहीं लगती। समझ गए आप इससे हमारा कॉन्सेप्ट? चीनी सामान और ग्लासवेयर के पैक करते समय कागज या स्ट्रॉ पेंसिल में लपेटा जाता है। जो आपका चाइना सामान होता है ना, चाइना डिस्क होती है, चीनी मिट्टी का जो सामान होता है या जो ग्लासवेयर होता है, उसको आप पेपर में लपेटते हो, है ना, या स्ट्रॉ के पीसेस में लपेटते हो। उससे क्या होता है कि अगर जब वो गिरे तो समय ले, उस इम्पल्स को आने में समय ले, वरना एकदम गिरेंगे तो लार्ज फोर्स लगेगा और वो टूट जाएगा, लेकिन समय लगा के गिरेगा तो वो टूटेगा नहीं। इसलिए उनको गद्दे के सामान में रख देते हैं। गिरने की स्थिति में प्रभाव का कागज या स्ट्रॉ के माध्यम से गिलास चीनी सामान तक पहुंचने में अधिक समय लगेगा, है ना। पहले वो सूखेगा, पहले उस पर बल लगेगा कागज पे, फिर वो उस कांच पे जाएगा, तो बल की जो मात्रा है वह कम हो जाएगी। परिमाण स्वरूप चीनी या ग्लासवेयर पर लगने वाली जो औसत बल है छोटी होती है और उनको टूटने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। स्कूटर, कार, बस, ट्रक आदि जैसे वाहनों में शॉकर्स प्रदान इसीलिए ही किए जाते हैं कि जब आपके ऊपर जो बल लगे वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, और क्या होगा, उससे जो बल है उसको सोखने में मदद मिलेगी। जब वे आसमान सड़क पर जो वे जो समतल असमान सड़क हो गया, ऊपर नीचे वाले जो सड़क हो गई, तो सड़क के द्वारा आकस्मिक बलों का प्रभाव पड़ता है ना। तो गड्ढों की वजह से बलों का प्रभाव पड़ रहा है, तो उससे क्या होगा, शॉकर्स यह कार्य संपर्क को समय बढ़ाता है। तो शॉकर्स क्या करेगा, दबा देगा, फिर ऊपर जाएगा, दबा देगा, तो उससे क्या होगा कि वो समय बढ़ा देगा, जिसकी वजह से बल जो है कम हो जाएगा। इससे वाहन में सवार द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल झटके कम किए जा सकते हैं। तो सारी बात क्या है, आप समय को बढ़ा रहे हो, जिसकी वजह से बल जो है कम लगेगा। ट्रेन में डिब्बों में बर्फ प्रदान किए जाते हैं। बफर्स, बफर्स क्या होते हैं? बफर्स देखिए होंगे आपने, मैं बताता हूँ कैसे होते हैं। ये देखिए ड्राइंग थोड़ी सी, ये ट्रेन का ऊपर का व्यू है। जब छोटे बच्चे थे ना, छोटे बच्चे होते हैं ना, वो इसको चुंबक समझते हैं, बट ये चुंबक नहीं होती, इनको बोलते हैं बफर्स। तो जब क्या होता है, जब ट्रेन के डिब्बे इधर उधर मुड़ते हैं ना या आपस में टकराते हैं, तो ये बफर्स क्या करते हैं, उसको समय देते हैं टकराव को। तो ये अपने अंदर वो जो फोर्स है, जो बल है, उसको सोख लेते हैं। वह ट्रेन की शंटिंग के दौरान, जब ट्रेन की शंटिंग होती है, यानी जब इनको जोड़ा जाता है तो झटका लगता है, उस झटके से बचाते हैं। बफर्स की उपस्थिति के कारण प्रभाव का समय जो है बढ़ जाता है, इसलिए झटकों के दौरान बल कम हो जाता है और इसलिए क्षति के अवसर कम हो जाते हैं। यानी
जो डैमेज है, जो नुकसान है, जो खतरा है, वह कम हो जाता है। ध्यान दें, न्यूटन का जो दूसरा नियम है गति के मूल नियम है, तो न्यूटन का जो दूसरा नियम होता है इसको हम फंडामेंटल नियम बोलते हैं, गति का मूल नियम बोलते हैं। याद रखिएगा, गति का पहला नियम भी दूसरे नियम से शामिल है, तो जो पहला नियम है वो भी दूसरे नियम से शामिल है। समझिए कैसे। F इक्वल्स टू एम ए। तो जब आप देखिए, मास तो कभी जीरो नहीं है किसी बॉडी का, अगर आपने बल जीरो कर दिया तो m इक्वल्स टू ए, यानी मास तो जीरो हो नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है ये जो एक्सेलरेशन है ये जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन का जीरो होने का मतलब ये नहीं होता कि गति जो है रेस्ट पे है, या तो वो यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी समान गति है। अगर समान गति है, समान गति से होता क्या है कि मान लो कोई 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, तो वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, उसकी गति में कोई बदलाव नहीं आया, तो इसलिए वो जीरो हो गया। यदि कोई विश्राम में है तो उसमें भी ए की मात्रा जीरो हो जाएगी। तो जो दूसरा नियम होता है न्यूटन का, देखिए जो दूसरा नियम होता है न्यूटन का, उससे आप पहला नियम भी बता सकते हो और उससे आप तीसरा नियम भी बता सकते हो। तीसरा अभी हमने पढ़ा नहीं, तो अभी इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, पहले नियम की चर्चा कर लेते हैं। देखिए पहला नियम क्या कहता है, यदि कोई गति विश्राम स्थिति में है तो वह विश्राम स्थिति में रहेगी, है ना, जब तक कोई बाहरी बल उस पर नहीं लगेगा। यदि कोई विश्राम स्थिति में या फिर समान गति में है तो वह अपनी अवस्था में तब तक रहेंगी जब तक उन पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा। मान लीजिए बाह्य बल जीरो हो गया, तो कोई बॉडी है वो 1 किलो की है, क्या उसका अब ये बाह्य बल जीरो हो गया, तो यानी एम ए जीरो हो गया। क्या उसका मास जीरो है? नहीं है, तो यानी ए जीरो हो गया, यानी विश्राम पे है। समान गति में भी बाह्य बल जीरो, एम ए जीरो, तो इसका मतलब ए भी जीरो, यानी कोई भी उसके त्वरण में कोई बदलाव नहीं आया, यानी उसकी गति में कोई बदलाव नहीं आया, तो वो समान गति है। और कोई विश्राम पे होता है तो उसका त्वरण जीरो रहता ही है, क्योंकि उसकी गति भी जीरो रहती है। क्या यहाँ से समझ में आया? जब हम तीसरा नियम पढ़ेंगे तो हम दूसरे से तीसरे नियम को भी साबित कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी शरीर पर कोई बल नहीं लगाया जाता है तो उसका त्वरण शून्य ही होगा। जाहिर सी बात है, किसी शरीर पर अगर कोई बल नहीं होगा तो उसका त्वरण शून्य ही होगी। यदि शरीर विश्राम स्थिति में है तो वह विश्राम स्थिति में ही रहेगा, यदि वह चल रहा है तो वह उसी दिशा की गति के साथ चलता रहेगा। यानी त्वरण जीरो होने का मतलब नहीं है कि जो आपकी वस्तु है, जो ये शरीर है, वो आपका विश्राम में हो। त्वरण जीरो होने का मतलब है कि वह समान गति में भी हो सकता है या फिर वो विश्राम में भी हो सकता है। यह न्यूटन की गति के पहले नियम का बयान है। यही है हमारा न्यूटन पहला नियम, क्या था कि कोई भी वस्तु या तो विश्राम स्थिति में या समान स्थिति में तब तक रहेगी जब तक उस पर बाहरी बल नहीं लगता है। निम्नलिखित पाठ अब इसमें आपको देखना है क्या क्या होगा। देखिए इस लाइन को आप हटाइए। अगर न्यूटन का जो तीसरा गति का नियम के अनुसार हर क्रिया समान और विपरीत क्रिया हमेशा होती है। देखिए अब हमारा न्यूटन का जो है तीसरा नियम शुरू हो गया है। अब तीसरा जो नियम है उसको हम कल पढ़ेंगे। आज हम इन्हीं की बात कर लेते हैं, दूसरे नियम से जुड़ी हुई बात कर लेते हैं, क्योंकि तीसरे नियम के लिए समय लगेगा। तो अभी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, हमने अभी अब तक क्या क्या पढ़ लिया। देखिए हमने शुरुआत करी थी इनर्शिया से, और इनर्शिया का मतलब हमने समझा। इनर्शिया के दो टाइप थे, एक था रेस्ट विश्राम का और एक गति का। यहां से एक जो कॉन्सेप्ट है वो निकल के आया बल का, फोर्स का। फोर्स हमने पढ़ा, फिर हमने मोमेंटम पढ़ा, और उसके बाद हमने इम्पल्स पढ़ा। तो अब आप देख लीजिए अब इनके फॉर्मूले। तो अब मैं बात कर लूं फोर्स के, मोमेंटम का। अभी ये दो ही चीजें पढ़ी हैं आपने,
इनके फॉर्मूले जल्दी से यहाँ रिवाइज करते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ma, ये वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम को हम p से बताते हैं, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। और इम्पल्स क्या होता है हमारा? इम्पल्स के दो फॉर्मूले मैंने बताए थे आपको, याद है? क्या क्या है? औसतन बल, समय, है ना, और मोमेंटम का जो है डिफरेंस। इनका ऐसा यूनिट बताइए। न्यूटन, एन न्यूटन, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मास का क्या हो गया? वेलोसिटी का क्या हो गया? फोर्स का देखिए, या तो आप ये देख लीजिए या ये देख लीजिए, इसका आ जाएगा। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, इनको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए और इनको लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये आपकी ऐसा यूनिट है। सीजीएस में इन्हें क्या कहते हैं, ये आपका होमवर्क है। मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, हमने आपके साथ चर्चा कर ली है कि इनको सीजीएस में क्या कहते हैं, आप इनको लिख लीजिए। और देखिए, सबसे बड़ी बात जो होती है वो होती है इनर्शिया। इनर्शिया की जो हमारे उदाहरण है, आपको वो याद होने चाहिए, क्योंकि जो परीक्षार्थी होता है, जब वो आपकी परीक्षा लेता है, वो आपसे इनर्शिया के सीधे आमतौर पर उदाहरण समझ लेता है। और उसके साथ साथ, उदाहरण के साथ साथ, आपको पता होना चाहिए कि इनर्शिया कहाँ पर लग रहा है, कहाँ पर नहीं लग रहा है, क्योंकि ये आप अब आपकी समझ इतनी हो चुकी है, हमने इनर्शिया को पढ़ लिया और उससे हमारे पास इतनी समझ आ गई है कि हम बता सके कि इनर्शिया का उपयोग कहाँ पर किया जा रहा है। अगर इनर्शिया का उपयोग आपको पता है सही तौर पर, तो आप उसको अच्छे से कर पाएंगे, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब आपको ये समझना है कि अभी तक जो आपने पढ़ा, क्या वो आपको समझ में आया, और उसके ऊपर कितने आपसे सवाल जो हैं पूछे जाते हैं। आपको सारे सवालों के जवाब पता होना चाहिए। जो भी सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं उनके बारे में आपको काफ़ी विस्तार से जानकारी होनी चाहिए। और जो न्यूटन है, अब उसका जो है तीसरा नियम बचता है, और तीसरे नियम के साथ साथ हम जो पढ़ेंगे, हम फिर आगे पढ़ेंगे फंडामेंटल फोर्सेस, मूल फोर्सेस, या फिर आप जो कह सकते हैं जो बेसिक आधार है हमारे नेचर के, प्राकृतिक में कितने फोर्सेस रहते हैं जिनके ऊपर पूरी फिजिक्स जो है, भौतिक विज्ञान टिकी हुई है। फिर उसके बाद फोर्सेस को हम कैसे जोड़ते हैं, लीवर्स क्या होता है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, इन सबको हम अभी आने वाली क्लासेस में समझेंगे। तब तक के लिए आप जो मैंने एग्जाम्पल बताए आपके, न्यूटन के सेकंड लॉ के, न्यूटन के जो इम्पल्स के आपको एग्जाम्पल बताए, इनर्शिया के आपको एग्जाम्पल बताए, इन सब के साथ आप जो है क्लियरिटी रखिए। देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने चैप्टर 1 भी पढ़ लिया, 2 भी पढ़ लिया, और 3 को अभी हम पढ़ रहे हैं, और 2 क्लासेस बाद 3 भी हमारा जो है खत्म हो जाएगा। पर आपको अब हर चीज़ जो है निरंतर अभ्यास करते रहना होगा, क्योंकि अगर आप अभ्यास करने में देरी लगाएंगे तो उससे आपको प्रॉब्लम ये होगी कि जब आपका जो परीक्षा है नज़दीक होगा, तो आप अभ्यास कम करने की वजह से उसमें खराब कर सकते हैं। इसलिए निरंतर अभ्यास करते रहिए। कहीं कोई समझ में नहीं आता है, कहीं कोई दुविधा होती है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर कोई भी समस्या होती है, कोई समस्या होगी नहीं, क्योंकि हम आपको सारी समस्या यहीं सॉल्व कर देंगे। इसके बाद मैं आपको ये साथ कुछ आपके जो सवाल, आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनको भी आपके साथ साझा करूँगा, और उनके भी सही उत्तर हम जो है पढ़ेंगे, उनको भी सही उत्तर हम जो है सीखेंगे, और किस तरीके के सवाल हमारे एग्जाम में, परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। बाकी आज की जो कक्षा है उसमें इतना ही, बाकी जो भी है वह हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।